आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी जो रेपो रेट है वो अनचेंज कर दिया, यानी कि उसको बदला नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का, जिसमें बताया गया है मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाई आरबीआई पॉलिसी पैनल हैज केप्ट रेपो रेट अनचेंज्ड व्हाइल रिवाइजिंग ग्रोथ अपग्रेड्स। ऑलराइट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड सभी की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सीयूईटी 2024 के अंदर, खासकर जीटी के लिए, कि इससे आपके क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरबीआई कब सेटअप हुआ, ऑलराइट, आरबीआई के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या है, उसके कितने मेंबर है, और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसका रोल क्या है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, हर एक स्लाइड में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली डेली जो आपके न्यूज आर्टिकल आते हैं उसको रिलेट करते हैं आपके एग्जाम से, और उसी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरीके से आपका एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते, बट करंट अफेयर से रिलेटेड जो आपका स्टैटिक जो पोर्शन जो होता है उससे रिलेटेड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स, मेरा नाम है मनीष चौधरी। आज की इस वीडियो को हम आगे लेके चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आरबीआई कब स्टैब्लिश किया गया था। आरबीआई स्टैब्लिश किया गया था 1935 के अंदर की, और इसको बनाया था आरबीआई एक्ट 1934 जो बनाया गया था उसके अंदर, ठीक है। यानी कि एक्ट कौन सा है 1934, लेकिन बनाया कब था, स्टैब्लिश कब हुआ था 1935 के अंदर, हमेशा याद रखिएगा। और आरबीआई को नेशनलाइज्ड किया था 1949 में, ठीक है। 1935 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1949 में नेशनलाइज्ड हुआ था। और आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। नाम याद रखेगा सीडी देशमुख का, वो भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। फर्स्ट गवर्नर भी पूछा जा सकता है, और करंट गवर्नर जो है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी जो हमारे करंट गवर्नर है वो कौन है। ऑलराइट, तो चलिए आगे चलते हैं कि अभी बात करते हैं जो हेडक्वार्टर है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है। आरबीआई का हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई के अंदर, याद रखिएगा मुंबई के अंदर हमारा आरबीआई का हेडक्वार्टर है। और आरबीआई के अंदर आती है हमारी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम बेसिकली होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि मनी सप्लाई जो होती है हमारी, वो हमारी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का बहुत बड़ा कारण बनती है। क्योंकि मनी सप्लाई जो होती है वो डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम को डिस्टॉर्ट कर सकती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है। ऑलराइट, पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, उसके टोटल 6 मेंबर्स है। तो याद रखिएगा कितने मेंबर है, टोटल 6 मेंबर्स है। आप देख सकते हैं यहां पे जो ये आर्टिकल लिखा हुआ है ना, नीचे लिखा है द आरबीआई हैज रिटेन्ड द पॉलिसी स्टैंड्स एज द विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन इन ए 5:1 मेजॉरिटी डिसीजन ऑन फ्राइडे। यानी कि 5:1 से ये डिसीजन लिया गया था, यानी कि टोटल 6 मेंबर थे, जिसमें से एक ने अपोज किया था और 5 इसके फेवर में थे। तो आपको पता चल गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कितने मेंबर है, टोटल 6 मेंबर है। और इसको चेयर किया जाता है किसके द्वारा, इसको चेयर किया जाता है आरबीआई गवर्नर के द्वारा। हमेशा याद रखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, आरबीआई गवर्नर, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो मनी सप्लाई होती है उसको कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा। बेसिकली जो कमेटी है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये कुछ टूल्स यूज करती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। आज उन्हीं टूल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला टूल आता है हमारा क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। इसके अंदर जो टूल्स होते हैं इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा बैंक रेट। बैंक रेट बेसिकली एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिसके द्वारा आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। ऑलराइट, याद रखिएगा बैंक रेट क्या है। बैंक रेट अगर आप जाने तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देगा बैंक रेट पर, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम सीआरआर भी कहते हैं। सीआरआर ये क्या होता है, बेसिकली बैंक्स को अपना कुछ एक अमाउंट जो होता है, फॉर एग्जांपल मान लिए एक बैंक के पास 100 करोड़ रुपए है और आरबीआई ने बोला है कि आपको अपना जो अमाउंट है उसका 10% सीआरआर रखना है। तो यानी कि बैंक को क्या करना होगा, वो जो 90 करोड़ रुपए है वो लोन के लिए दे सकते हैं, लेकिन जो बाकी के 10% है यानी कि 10 करोड़ रुपए है वो उन्हें अपने सीआरआर के अंदर रखने होंगे, वो उसको लैंड नहीं कर सकते, वो किसी को भी लोन में नहीं दे सकते। और जब मैंने आपको ये बात की है कैश रिजर्व रेशियो की, तो ये सिर्फ कैश में होगा,
ठीक है, इसको सिर्फ आप कैश में ही रख सकते हैं और ये आरबीआई के पास डिपॉजिट किया जाता है बैंकों के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको हम एसएलआर भी कहते हैं। एसएलआर की अगर मैं बात करूं तो अगेन ये भी एक तरीके से सीआरआर की तरह होता है, जो आरबीआई के द्वारा इसका परसेंटेज फिक्स किया जाता है, ठीक है। वो इस अमाउंट को भी लोन पे नहीं दे सकते हैं, बट एसएलआर का अमाउंट जो फिक्स किया जाएगा, जो परसेंटेज फिक्स की जाएगी, बैंक वो अपने पास रख सकते हैं, आरबीआई के पास डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। और इसमें यह भी नहीं है कि वो इसको सिर्फ कैश में रखे, वो इसको आप जो है गोल्ड में भी रख सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी रख सकते हैं। तो इसको आप ऐसी चीजों में रख सकते हैं जो इजीली, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर, तभी हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट टर्म मनी है जो आरबीआई के द्वारा लैंड की जाती है बैंकों को। लेकिन आपको इसके अगेंस्ट आपको जो है कोलेटरल देना होता है, सिक्योरिटीज देनी होती है, यानी कि कुछ चीज गिरवी रखनी होती है आरबीआई के पास, तभी जाके आपको रेपो रेट के अंदर आपको लोन मिलेगा। अगर हम बात करें नाउ, अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन होता है, जिसमें जब बैंकों के पास कुछ ज्यादा पैसा हो जाता है तो वो आरबीआई के साथ डिपॉजिट कर देते हैं, लेकिन इसमें उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट दिया जाता है रिवर्स रेपो रेट में। तो रेपो रेट में क्या हो रहा है, रेपो रेट में आरबीआई बैंकों को दे रहा है, कॉमर्शियल बैंक्स को, और रिवर्स रेपो में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि बैंक्स जो है वो अपना डिपॉजिट कर रहे हैं आरबीआई के साथ, उसके बदले में उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप याद रखेंगे बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, आपका हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, और आपका हो गया रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इन टर्म्स को आप याद रखेगा, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक अदर टूल्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। इससे पहले हमने बात की थी क्वांटिटेटिव टूल्स की, अब आते हैं हमारे क्वालिटेटिव टूल्स। इनको हमारा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं और इनको डायरेक्ट क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूं इनको सिलेक्टिव क्यों कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ईएमआई देखी होगी। पहले क्या होता था कि 6 महीने की ईएमआई आप ले सकते थे, फिर क्या हुआ 12 महीने की ईएमआई, फिर आ गया 18 महीने की ईएमआई, फिर आ गया 24 महीने की ईएमआई। तो ये जो ईएमआई के थ्रू हमारा जो मनी कंट्रोल किया जा रहा है, ये सिलेक्टिव के आपके मेथड है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट की, मैं अगर आप बात करूं तो डायरेक्ट में क्या होता है, सेम अगेन आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर सेक्टर है। ईएमआई पे हर कोई इंसान जो आपको मिलेगा नहीं कि हर एक इंसान जो है ईएमआई पे चीजें खरीदता है, आपको सिलेक्टिव लोग मिलेंगे। तो जो सिलेक्टिव लोग हैं उनको डायरेक्ट कंट्रोल कर सकता है या फिर डायरेक्ट आपको ऑर्डर दे सकता है बैंकों को, ठीक है। इस तरीके के जो टूल्स होते हैं हमारे आरबीआई के अंदर, वो क्वालिटेटिव टूल्स कहते हैं। हमने क्वांटिटेटिव टूल्स देखे, हमने क्वालिटेटिव टूल्स देखे। ये सारे टूल्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन चीजों के बारे में जानना, ताकि आपके एग्जाम में ये पूछे जाएं तो आप इजिली आप आंसर कर सको। ऑलराइट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।